मगर मरे हुए वापस कैसे आ सकते हैं? सोलो वहीं खड़ा रहा जैसे पैरों में जंजीर पड़ गई हो। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि खुद को कैसे सफाई दे या अब करना भी क्या है। ये सब उसकी अपनी नादानी और खुद पसंदी का नतीजा था, मगर दिल मानने को तैयार न था। आखिर वो फिर भी उम्मीद का कोई सहारा ढूंढना चाहता था। वो हल्की आवाज में बोला, अब मैं क्या कर सकता हूँ? एरवन ने नजरें झुका ली। अब तुम सिर्फ एक ही काम कर सकते हो, कैप्टन मारिसा का पीछा छोड़ दो। जब मार्क्स की मौत हुई तो वो 6 माह तक टूट गई थी। हम आज बारविन को पकड़ने के पीछे इसीलिए पड़े हैं कि मार्क्स का बदला लें, मगर तुम्हारी मौजूदगी ने बार बार उस अलमनाक वाक्य की याद दिलाती है। तुम अगर इनके साथ रहे तो उन्हें सिर्फ तकलीफ दोगे। ये कहकर एरवन ने घड़ी देखी और आगे बढ़ते हुए सर्द लहजे में कहा, मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं करूंगा, तुम इस्लाह के लायक ही नहीं हो। एरवन चला गया और कमरे में सिर्फ परवीन और सोलो रह गए। सोलो ने परवीन की तरफ देखा। परवीन ने सोलो की तरफ देखा। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे कैसे तसल्ली दे। वो अच्छी तरह अब मारिसा के दिल का दर्द समझ सकती थी। चाहे सोलो अब कातिल नहीं था, मगर खुद धोखा खा गया था, मगर फिर भी मारिसा उसके साथ कैसे सुकून से रह सकती है? शायद पिछले चंद महीनों में मारिसा ने बार्बिन के साथ साथ इस हैकर को भी कोसा था जिसने उसका मोबाइल हैक किया था। अगर उस वक्त सोलो ने फोन हैक ना किया होता तो राब्ता ना टूटता और मार्क्स उसकी मदद के लिए ना दौड़ता। तो सोलो के साथ रहने का ख्याल भी उसके लिए एक सजा था। सोलो ने कुछ गलत नहीं किया था। उसकी वाहद गलती ये थी कि उसने गलत शख्स पर भरोसा किया, और मारिसा ने भी कुछ गलत नहीं किया। वो मार्क्स की याद से बेवफाई नहीं कर सकती थी जिसने इसकी वजह से जान दी। इसके कातल के करीब वो कैसे रहती? परवीन ने आह भरी। इसने सोलो के कंधे पर हाथ रखा। चलो अभी तुम यहाँ से चले जाओ, ठीक है? झुका हुआ सर, बुझी हुई आंखें, सोलो धीरे धीरे परवीन के साथ स्कूल से बाहर निकल आया। परवीन ने उसे होटल के दरवाजे तक छोड़ा, जहां से उसने सिर्फ अपना एक बैग उठाया और टैक्सी में बैठकर चला गया। वो मुड़ी ही थी कि सामने से मारिसा की झलक दिखाई दी। परवीन मुस्कुरा दी, एक थकी हुई मुस्कुराहट के साथ। सच ये था कि मारिसा भी सोलो से बिछड़ नहीं पा रही थी। वो आहिस्ता चलती हुई इसके पास गई। वो चला गया। अब मजीद मत देखो। मारिसा ने नजरें फेर ली। चेहरे पर मजबूती तो थी, मगर आंखों में लर्जिश। हाँ, पता है, परवीन ने पूछा। दिल नहीं मान रहा उसे छोड़ने को। मारिसा हल्का सा हंसी, एक है बस, एक बेबस मुस्कुराहट के साथ। नहीं मान रहा? इतनी मुश्किल से दिल किसी पर आया था और आज छोड़ना पड़ा। मगर फिक्र मत करो फरवीन, मैं ऐसी नहीं कि मोहब्बत में पागल हो जाऊं। अभी मेरे पास वक्त नहीं रोक पालने का। मेरा मकसद सिर्फ एक है, बारबरिन को पकड़ना और मार्क्स का बदला लेना। फरवीन थोड़ा चौंकी। मार्क्स का बदला? हाँ। मारिसा का लहजा सख्त हो गया। और हाँ, मुझे पता है कि सालिस जिंदा है। फरवीन ठिठकी। कब पता चला? मारिसा ने गहरी नजरें इस पर डाली। जब मैंने तुम्हें स्टार यूनिवर्सिटी में देखा। सालिस के मरने की खबर अचानक आई थी और वो ऐसे मर नहीं सकता। और तुम भी इतनी गमज़दा नहीं थी। तुम्हारे बच्चे भी हंस रहे थे। हारिस की अकल 15 साल लड़के जैसी है। उसे मौत का मतलब समझ नहीं आता है। तब समझ गई कि ये मामला साफ नहीं। अब मजीद छुपाने का फायदा नहीं था। परवीन ने सर हिला दिया। हाँ, वो जिंदा है। मारिसा ने सुकून का सांस लिया। मैं नहीं पूछूंगी कि क्या चल रहा है, बस अगर बारबरिन के खिलाफ जाओ तो मुझे साथ रखना। ये बदला है। ठीक है, फरमीन ने कहा। दोनों स्कूल में पीटर की लाश ढूंढने लगी, मगर जैसे वो हवा में गायब हो गया हो। बल्कि चंद तलबा ने तो कहा कि उन्होंने सुबह उसे नाश्ता लेते देखा है। मारिसा हैरान हुई। ये कैसे हो सकता है? एरवन ने बताया, सीसीटीवी में बैठ पीठ नजर आई, चेहरा नहीं। वो कातिल था। लोगों को यही दिखाना चाहता था कि पीटर जिंदा है। मारिसा ने माथा सिकुड़ा। बारबरिन का तरीका बहुत बदला हुआ है। वो कभी इतना पेचीदा नहीं होता था। अब ये ड्रामा क्यों? इसी वक्त फरवीन ने धीरे से कहा, मैं समझ गई वो क्या चाहता है। दरवाजा खुला। कुछ प्रोफेसर और तलबा अंदर आए और चिल्लाने लगे, हम कैदी नहीं हैं, हमें बाहर जाने दो। सबूत दो कि पीटर मर चुका है। वो भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रहा था। शोर बढ़ता गया। फरवीन ने सर झुकाकर कहा, यही वो चाहता है कि माहौल को तुम्हारे खिलाफ कर दे ताकि लोग यहाँ से चले जाए। एरविन गुस्से से दांत पीसने लगा, हरामजादा। मारिसा ने पुरसुकून लहजे में हजूम को जवाब दिया, अगर आज रात कोई कत्ल ना हुआ तो मैं सुबह यहाँ से चली जाऊंगी। अगर गलत हुई तो ये यूनिफॉर्म उतार दूंगी। एप्सन हंस साथ देख लेते हैं। वो चला गया। एरवन परेशान होकर बोला, अगर आज रात भी कुछ ना मिला तो क्या वाकई? परवीन ने मारिसा की तरफ देखा। परवीन ने सर हिलाया इत्मीनान के साथ। मारिसा ने सख्त लहजे में कहा, हमें लाश ना भी मिली मगर बारबरीन आज फिर हमला करेगा। ये उसकी फितरत है। 5 जाने लिए बगैर वो नहीं रुकता। आज से बाहर निकालना होगा। उस रात स्टाफ
डोरमीटर्स पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। मारिसा ने प्रोफेसर से भी दरख्वास्त की कि वो अपने कमरों में रहें और रात 8 बजे के बाद बाहर ना निकले। प्रोफेसर को इस बात पर सख्त एतराज था। वो सब मारिसा की तरफ देखने लगे। क्या आप हमें कैदी समझ रही हैं? ये तो हद ही हो गई है। अब हम आपके तहफ़्फ़ुज़ के अहदाफ हैं, आपकी निगरानी के नहीं। पुलिस हद से ज्यादा सख्ती कर रही है। आपको क्या हक पहुंचता है कि आप हमें 8 बजे के बाद बाहर निकलने से रोकें? रात में तजर्बात रोकने की बात अलग है। आपको तो ये तय करना शुरू कर देती हैं कि आज रात हम क्या करेंगे और क्या नहीं। ये हद से ये हद से बढ़ गया है। प्रोफेसर ने शोर खड़ा किया, मगर फौलादी इरादे वाली मारिसानी ने फिर भी अपने कमरों में रहने पर मजबूर कर दिया। जब प्रोफेसर्स को वापस जाने का कहा गया तो उन्होंने धमकी अमेज बातें की। देख लेना, कल मैं जरूर आपके खिलाफ शिकायत करूंगा। आप लोगों का यहाँ होना ही गलत है। मारिसा ऐसी बातों की आदी हो चुकी थी। वो बोली, ठीक है, अगर आज रात भी कुछ गलत ना हुआ तो मैं खुद ही कल यहाँ से निकल जाऊंगी। इस जवाब ने प्रोफेसर की जबान बंद कर दी। जब उन्होंने शकोपना छोड़ दिया तो मारिसा गई। 10 से जायद स्वाट ऑफिसर स्टाफ डोर मैटर्स की हिफाजत कर रहे थे। एरवन ने कहा, इस सूरत हाल में तो मक्खी भी अंदर दाखिल होने का सोच नहीं सकती है ना? मारिसा ने थोड़ी सहलाते हुए कहा, हाँ, ऐसी सूरत हाल में बारबरिन का वहां जाना नामुमकिन है। एरविन, अपने लोगों को कहो कि मेरे साथ लेबोरेटरी की इमारत की तरफ चले। एरविन इनके पीछे पीछे गया। वो परवीन की तरफ मुतजस्सिस नजरों से देखकर पूछा, कप्तान मारिसा, वो तालिबा वाकई इतनी माहिर है? बारबरिन के पास हैकर भी है, तो हम यहाँ एक तालिबा पर भरोसा नहीं कर सकते, है ना? मारिसा ने खामोशी इख्तियार करी। एरवन ने वो एरवन से बोली, फिक्र मत करो। एरवन फिर बोला, वैसे कप्तान मारिसा, क्या आप जब अमेरिका गई तो एंटी के साथ काम नहीं कर चुकी थी? मुझे याद है एंटी ने एक बार बताया था कि वो क्यू है, और मार्क्स भी क्यू और वाई हैक्स्ट्रो हैकरों को सबसे ज्यादा सराहता था। क्या क्यू वाकई इतनी शानदार है? परवीन इनकी बातें सुन रही थी और दोनों के पीछे मुस्कुराती हुई लेबॉर्टरी की इमारत की तरफ चल पड़ी। इसने पहले ही स्टाफ डोरमीटर्स की निगरानी कैमरे का सिस्टम इनकरप्ट कर दिया था। कोई भी हैकर, यहाँ तक के वाई भी इसे तोड़ नहीं सकेगा। इसीलिए फरमीन मारिसा के साथ बारबरिन को गिरफ्तार करने जाना चाहती थी। मारिसा इस बात पर फिक्रमंद थी। क्या तुम वाकई लैब जा रही हो? फरमीन ने सर हिलाया। हाँ। मारिसा भी बहुत परेशान थी। तुम कमजोर और बेबस हो, इसलिए अपने आप को अच्छी तरह छुपा कर रखना, ठीक है? बारबरीन तुम्हें पकड़ने ना पाए। जब फरमीन ने लफ्ज कमजोर और बेबस सुना तो वो हंस देना चाहती थी, मगर खामोश रह गई। उसने आहिस्ता से कहा, फिक्र मत करें, चाहे कुछ भी हो मैं खुद को बचाने के काबिल हूँ। हालांकि वो किसी जंग में बारबरीन को शिकस्त नहीं दे सकती थी, मगर वो हल्की फुल्की औरत नहीं थी जिसे नजरअंदाज किया जा सके। जब फरमीन लेबोरेटरी की जानिब जा रही थी तो मारिसा, जो आखिरकार इसकी हिफाजत के बारे में फिक्रमंद थी, उसने एक छोटा सा बटन थमाते हुए धीमी आवाज में कहा, फरवीन, अगर कुछ गलत हुआ तो फौरन ये बटन दबा देना। हम फौरन अंदर घुस आएंगे, ठीक है? परवीन ने बटन अपनी जेब में रख लिया और ऊपर की मंजिलों की तरफ चल दी। जब वो एप्सन की लेबोरेटरी में दाखिल हुई तो इन्हें ऑस्कर मिल गई, जो अभी खाना खाकर काम पर आई। इस आस्कर ने इसे देखकर इसकी कलाई पकड़ ली और पूछा, तुम यहाँ क्यों हो फरवीन? आस्कर ने इर्द गिर्द देखा। स्वाट टीम ने इलाके को घेर रखा था। इनके चेहरे देखकर लगता है कि यकीनन समझते हैं कि बारबरीन आज रात हमला करेगा। तुम कल यहाँ नहीं थी तो आज क्यों आई? क्या तुम खुद को खतरे में डालने नहीं आ रही फरवीन? इतना करीब वो कब आस्कर के हो गई थी? आस्कर ने इर्द गिर्द देखा और निक्कम के स्प्रे की बोतल फरमीन के हाथों में ठूस दी। लो, ये लो, मैंने आज सुपरमार्केट से लिया है। अगर कोई बुरा आदमी आया तो कम से कम खुद दिफा के लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकेंगे। फरमीन ने चुपचाप स्प्रे ले लिया। शायद बारबरीन पर इसका कुछ असर ना हो, मगर इसने आस्कर का शुक्रिया अदा किया और लैब में दाखिल हो गई। एफसन ने दोनों को देख लिया। वो फौरन आए और फरमीन का मजाक उड़ाने लगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुमने ये प्रोजेक्ट छोड़ा नहीं था? क्या तुम सरफरोशी के लिए आई हो? क्योंकि तुमने सुना है कि हम आज रात प्रोजेक्ट मुकम्मल कर रहे हैं। परवीन हैरान हुई, प्रोजेक्ट आज रात मुकम्मल हो जाएगा? एप्सन इत्मीनान से बोले, हाँ, हम आज रात प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लेंगे। आखिरी कदम बाकी है। परवीन ने कुछ नहीं कहा। वो दिल ही दिल में चाहती थी कि इसे बता दे कि बिल्कुल इसी आखिर में
जब इसने तमाम तजर्बाती डाटा को मुरतब किया तब ही इसे मालूम हुआ था कि ये प्रोजेक्ट कभी कामयाब नहीं हो पाएगा, मगर एप्सन की खुद एतमादी को देखकर अगर वो ये बात भी बताती तो शायद वो यकीन ना करते, इसलिए परवीन खामोश रही। उसके मुकाबले में आस्कर जो उसके साथ खड़ा था बोल उठा, प्रोफेसर एप्सन, लीजा जानती है कि वो गलत थी। आप अपनी कुशादगी दिखाने के लिए और आंटी को बताने का मौका देने के लिए इसने एक अजीम तजर्बे का मुशाहिदा किया था, इसे यहाँ रख लेंगे, है ना? एप्सन को इसकी बात समझ आ गई थी। तुम ठीक कह रहे हो, फिर मेरे पीछे आओ। लीज़ा, मैं तुम्हें अपनी आँखों से दिखा दूँ कि मैं आंटी से बड़ा हूँ, ठीक है? वो एप्सन के पीछे-पीछे लैब के मज़ीद अंदर गए। पोस्ट ग्रेजुएट तलबा ने अपना सारा तजर्बाती डाटा एप्सन को दे दिया। एप्सन साकत खड़े होकर कंप्यूटर स्क्रीन पर नंबरों की संजीदगी देखने लगे। देखो, ये हमारा तजर्बा है जो बहुत जल्द कामयाबी हासिल कर लेगा। लीज़ा, तुम एक तारीखी लम्हा देखने वाली हो। ओह! मैं तो भूल ही गया, तुम तो सिर्फ़ अंडर ग्रेजुएट हो। तुम मेरे डाटा को समझ ना पाओ, मगर फ़िक्र ना करो, मैं जब डाटा मुरतब हो जाएगा तो कम से कम कामयाबी का लफ्ज़ तो पढ़ सकोगी, है ना? मैं उम्मीद करता हूँ तुम इस लम्हे को याद रखोगी ताकि तुम आंटी को बता सको। एप्सन की ऊँची और पुरजोश बातों के दरमियान सारा डेटा अपलोड हो गया। उसने पीछे देखा, उसके चेहरे पर गैर मामूली जोश था। जब उसने कहा, देख रहे हो, जब मैं इस बटन को दबा दूंगा तो सारा डाटा मुरतब होना शुरू हो जाएगा। मैं कामयाबी से सिर्फ एक कदम दूर हूँ। परवीन ने स्क्रीन पर तेजी से गुजरते आदात को घूर कर देखा। सिर्फ लम्हा भर की झलक थी, मगर उसके लिए इतना काफी था। एप्सन का तजर्बा वही था, वही फार्मूला, वही नतायज और वही इंजाम। नाकामी। वो आहिस्ते से अपनी पलकें झुकाकर खामोश हो गई। एप्सन के गिर्द इसके शागिर्दों का हुजूम लग चुका था। पूरे महीने की रातें जाग कर काम किया गया था और अब बस आखिरी लम्हा था। उनके चेहरों पर उम्मीद, बेचैनी और जोश की मिली-जुली चमक थी। एप्सन ने जोश से बटन दबाया। उसके शागिर्दों ने फख्र से परवीन की तरफ देखा। लीज़ा, अमेरिका में तुमने कभी ऐसा तजुर्बा देखा है? आज तुम एक मोज़ा देखोगी। वाकई तुम बहुत खुशकिस्मत हो। कुछ नहीं, कुछ क्या नहीं, और प्रोफेसर एप्सन का भरोसा भी मिल गया। हाँ, लगता है आंटी तुम्हारे साथ इतनी मेहरबान नहीं थी, है ना? और वैसे भी एनवाईयू, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन की क्या हैसियत स्ट्रॉ यूनिवर्सिटी के सामने? परवीन कुछ बोल ना सकी, बस खामोश रही। उसी लम्हे किसी ने उसकी आस्तीन हल्के से खींची। वो मुड़ी तो आस्कर पास खड़ी थी। आस्कर ने सरगोशी की। लीजा, बेहतर है थोड़ी देर में प्रोफेसर अफसन से माफी मांग लेना। वो बड़े वाला बनने का दिखावा करता है, मगर हकीकत में वो बहुत तंग दिल है। अगर ये तजर्बा कामयाब हो गया तो हर जगह कहेगा कि वो आंटी से बेहतर है, और वो तुम्हें मिसाल बनाकर घुमाएगा। समझ रही हो ना? परवीन ने बस उसकी तरफ देखा। आस्कर फिर बोली, तुम आखिर एक्सचेंज स्टूडेंट हो, वापस भी जाना है। आंटी को नाराज किया तो आगे मुश्किल हो जाएगी। इतनी नसीहतों पर परवीन के पास जवाब ही न था। आस्कर ने हल्की मुस्कुराहट से कहा, सच कहूं तो मुझे आंटी बहुत पसंद है, बहुत कूल है। काश जिंदगी में एक बार मिल सकूं। फिर उसने सांस भरी, पर वो तो सिर्फ एक ही पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट लेती है, न जाने वो खुशकिस्मत कौन है। परवीन ने आहिस्ता से कहा, आप मिलेंगी, जरूर मिलेंगी। आखिरी जुमला कहते हुए इसकी आंखों में एक शरारती चमक थी, क्योंकि वो तो पहले ही मिल चुकी थी। आस्कर ने पूछा, वैसे तुमने आंटी को बता दिया कि एप्सन ये तजर्बा कर रहा है ना? हाँ, उसे इल्म है। तो फिर मेरी एक बात आंटी तक पहुंचा देना, उसकी एक नाकामी का कोई मतलब नहीं। उसका असल फन सर्जरी है, ना कि फार्मास्यूटिकल्स। परवीन ने हल्का सा गला खंगारा। असल में आंटी फार्मास्यूटिकल्स में भी सर्जरी से ज्यादा माहिर है। वाकई? आस्कर हैरान हुई, फिर कंधे उचकाकर बोली, चलो खैर, मैं जब भी आंटी के साथ हूँ। एप्सन जीत भी जाए तो क्या हुआ? वो आंटी जितने अजीम नहीं हो सकते, मगर लगता है इस बार तो एप्सन जीत गया। वो पूरे शहर में आंटी की तजलील करेगा। परवीन के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसे मौका नहीं मिलेगा। उसी लम्हे पीछे से एक शोर उठा, 100% हो गया, रिजल्ट आने वाला है। सबके चेहरे दबक उठे। फिर अचानक खामोशी छा गई। ये क्या? नाकाम? नामुमकिन है! एप्सन चीखा, डाटा दोबारा अपलोड करो। शागिर्द भागे। फिर दूसरा रन, फिर नाकामी, फिर तीसरी बार वही नतीजा, वही नाकाम। शागिर्दों में सरगोशियां फैल गईं। उस एंटी ने भी यही तरीका आजमाया था।
کہا تھا یہ نظریہ غلط ہے۔ افسر غصے سے چلایا، چپ، یہ ممکن نہیں، غلطی کہاں؟ خاموشی، پھر پروین کی گہری آواز گونجی، تیسرے سیٹ میں مسئلہ ہے، وہ باقی ڈیٹا کے ساتھ انٹیگریٹ نہیں ہوتا، یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ سب چونک کر اسکرین کی طرف دیکھنے لگے۔ شاگردوں کے چہرے اتر گئے۔ سارا مہینہ برباد۔ ہم سے غلطی ہوئی، آنٹی تو پہلے ہی بتا چکی تھی۔ ایپسن کانپتے ہوئے سر تھام کر بیٹھ گیا۔ میں آنٹی سے کم نہیں، ناممکن ہے۔ آسکر نے پروین کی طرف دیکھا، تمہیں کیسے پتا چلا؟ پروین نے دبے لہجے میں کہا، میں خود یہ ناکامی دیکھ چکی ہوں۔ آسکر کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اوہ، تو تم آنٹی کے ساتھ تجربے میں تھیں، اسی لیے جانتی تھی؟ ہاں، کہہ سکتی ہوں۔ آسکر تو جیسے دیوانی ہو گئی۔ واہ، آنٹی کتنی زبردست ہے۔ جیسے ہی شروع کیا فوراً سمجھ گئی۔ کاش میں اسے دیکھ سکتی۔ یہ کہہ کر اس نے موبائل نکالا۔ پروین نے پوچھا، کیا کر رہی ہو؟ آنٹی کی تصویریں تلاش کر رہی ہوں، دیکھنا ہے وہ کیسی ہے۔ پروین نے چپ چاپ مسکرا کر اسے دیکھا۔ ایک دن اسے پتہ ہی چل جانا تھا کہ آنٹی کون ہے۔ جب پروین نے دیکھا کہ آسکر واقعی اپنا انٹرنیٹ براؤزر کھول کر سرچ بار میں کچھ ٹائپ کر رہی ہے تو وہ حیرت سے بولی، تم نے پہلے کبھی کسی کو نہیں دیکھا؟ امریکہ میں واقعی اس کے بارے میں خبریں چلی تھیں، مگر وہ اور سالس ہر بار انہیں انٹرنیٹ سے ڈیلیٹ کر دیتے تھے۔ آخر وہ اپنا چہرہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر کوئی بر وقت خبریں دیکھ لیتا تو شاید اس کی ایک تصویر مل جاتی، مگر اب تو یہاں کوئی تصویر کیوں نہیں ہے؟ آسکر نے حیرانی سے کہا، میں نے سنا تھا وہ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ ہوئی تھیں، یہ بھی سنا تھا کہ اس کا امریکہ کے امیر ترین آدمی کے ساتھ بڑا پیچیدہ تعلق ہے، اور یہ بھی کہ آنٹی کے 2 بچے ہیں، مگر یقین نہیں۔ پروین اسی دوران ایپسن جیسے رات کو آنے والے خطرے کو بالکل بھی بھول چکا تھا۔ شکست خوردہ لہجے میں اس نے طلبہ کو ہاتھ سے اشارہ کیا، سب لوگ واپس چلے جاؤ۔ وقت، پروین نے گھڑی دیکھی، ٹھیک رات کا 1 بج رہا تھا۔ وہ سب کو روک کر بولی، اس وقت بحران ہے، اگر ہم اس وقت الگ ہو گئے تو خطرہ بڑھ جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں لیب میں ہی رہنا چاہیے، یہاں کم از کم ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر مدد کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، ایپسن بھڑک اٹھا، قاتل؟ کون سا قاتل؟ وہ سوویت والے ہمیں صرف ڈرا رہے ہیں، یہاں کوئی قاتل نہیں، تم صرف یہیں رہ کر مجھ پر ہنسنا چاہتی ہو۔ پروین، آسکر گھبرا کر ایک طرف ہو گئی۔ باقی طلبہ کی نظریں پروین پر تھی۔ پروین نے پپوٹے جھکائے، پروفیسر ایپسن، ایک بیماری ہوتی ہے، پکا وہم، آپ شاید اسی میں مبتلا ہیں، ڈاکٹر سے رابطہ کرواؤں؟ ایپسن، اس عورت کو کسی کو گالی دینے کی ضرورت بھی نہیں تھی، سبھی سیدھی دل پر لگتی تھی۔ وہ غصے سے کانپتے ہوئے بولا، تم سمجھتی ہو میں آنٹی سے ہار گیا؟ وہ تو کوشش بھی نہیں کرتی، میں اس سے بہتر ہوں۔ پروین نے اسے نظر انداز کیا اور طلبہ سے کہا، باہر سخت سردی ہے، ہاسٹلز بھی بند ہیں، جانے کی جگہ نہیں، یہاں پولیس کی سیکیورٹی بھی ہے، بہتر ہے صبح تک یہیں رہیں، لیکن فیصلہ آپ سب کی مرضی۔ آسکر نے سب سے پہلے آ کر کہا، میں رک رہی ہوں۔ طلبہ 2 گروپوں میں بٹ گئے، کچھ رکنے کے حق میں، کچھ جانے کے۔ ہمارا ڈورم بند ہو چکا ہے، اب ویسے بھی نہیں جا سکتے۔ میں نہیں چاہتی کہ وارڈن کو جگاؤں، میں یہیں رہتی ہوں۔ ہاں، میرا گھر دور ہے، میں بھی نہیں جا رہا۔ اور کچھ؟ ہاں، تم سب ڈرپوک ہو، میں جا رہا ہوں۔ پروفیسر ایپسن کے ساتھ آرام دہ بستر پر سونا بہتر ہے۔ آخر میں صرف 2 لڑکے ایپسن کے ساتھ گئے۔ ایپسن نے طنزیہ ہنسی، کمزور لوگ، ایسے لوگ فارما میں کیا انقلاب لائیں گے، چلیں۔ لفٹ میں ایپسن اور 2 لڑکے، چہرے کڑوے، سخت لہجے سخت۔ پروفیسر چھوڑیں انہیں، وہ ڈرپوک ہیں، آپ نے پھر بھی سائنسی دنیا کی خدمت کی ہے، آنٹی نے یہ سمت چھوڑ دی تھی، مگر ہم نے آخر تک ثابت کیا کہ یہ غلط ہے، یہی اصل تحقیق ہے۔ ایپسن کے چہرے کے تاثرات بہتر ہونے لگے، پھر ان کے طنز شروع ہو گئے۔ امریکی اتنے ڈرپوک، ایک قاتل بھی آیا تو ہم 3 مرد ہیں، پکڑ کر سوات کے سامنے پھینک دیں گے۔ وہ لفٹ سے نکلے، کہے غرور، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ اندھیرے میں ایک سیاہ لباس والا آدمی کھڑا ہے، اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ چمک رہی تھی۔ اوپر لیب میں، کیا پروفیسر ایپسن ہمارے گریڈ خراب کر دیں گے؟ شاید قاتل تو آیا ہی نہیں، شاید واقعی مذاق تھا۔ پروین، تم بہت ڈرپوک ہو۔ تھوڑی سی پریشانی پر فوراً سب کو روک لیا۔ ایک اور آواز اٹھی، تم سب نے خود فیصلہ کیا تھا، اب الزام کیوں؟ شمائل نے سخت لہجے میں کہا، یہاں سے واپس جا کر یونیورسٹی کی بدنامی کریں، یہی ہمارا اخلاق ہے۔ باقی خاموش ہو گئے، پھر اچانک ایک آواز آئی، چلو ایپسن کے پیچھے چلتے ہیں، اتنی سردی ہے یہاں۔ لوگ اٹھنے لگے،
اسی لمحے لیب کا دروازہ کھلا۔ وہی لڑکا جو ایپسن کے ساتھ گیا تھا کہیں سے لڑکھڑاتا ہوا اندر آیا، فرش پر دھڑام سے گر گیا۔ ٹھا! طالب علم دھڑام سے فرش پر گرا، سب کے قدم پیچھے اٹھ گئے، سکتے خوف، سانسیں رک گئیں۔ پھر سب نے دیکھا اس کے سر کے پچھلے حصے سے خون نکل رہا ہے۔ اسی لمحے ایک لمبا مضبوط جسم والا شخص اندر داخل ہوا، پورے سیاہ لباس میں، چہرے پر ماسک، آنکھوں میں خونخوار چمک۔ وہ باڈی بلڈر جیسی موٹی باہوں والا نہیں تھا، بلکہ پتلا، اونچا اور لمبا، اور ایسا کہ بدن پر ہر پٹھا تولا ہوا، سلیقے سے جڑا ہوا، لگتا تھا جیسے جنگ کے لیے بنایا گیا ہو۔ لیزا پروین نے پہلی نظر میں پہچان لیا، وہ باربرن تھا، وہی شخص جس سے وہ نیو یارک کے بینک میں ٹکرا چکی تھی۔ پروین کا سانس تھم گیا، اس کی انگلیاں مٹھی بن گئی۔ باربرن کے ہاتھ میں کوئی لڑکھڑاتا ہوا انسان تھا۔ اس نے ہلکے سے دھکا دیا اور پروفیسر ایپسن اندر جا گرے۔ پروفیسر کی نظریں مردہ طالب علم کے چہرے پر جم گئیں، ان کے ہونٹ کانپ گئے۔ لیب میں چیخیں بلند ہوئیں، طلباء پیچھے بھاگے، 4 لڑکیاں کونے میں دبک گئیں، ان میں سے 2 تو میز کے نیچے سمٹ کر بیٹھ گئیں۔ پروین بھی باربرن کو دیکھ رہی تھی۔ اسی لمحے عسکر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے بھی میز کے نیچے کھینچ لیا۔ عسکر کانپ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں عزم کی جھلک تھی۔ اس نے موبائل پر ٹائپ کیا، آواز مت نکالنا، پولیس قریب ہے، وہ ہمیں بچائیں گے۔ پروین نے سر ہلایا، لیکن اس کی نظریں باہر تھیں۔ باربرن نے دروازہ بند کر دیا۔ پروفیسر ایپسن دروازے کے ساتھ کانپتے ہوئے کھڑے تھے۔ وہ شخص آگے بڑھا، اس کی آواز بھاری، گہری، شفاف تھی۔ جینسرم ایپسن چونک گئے۔ میں کچھ نہیں جانتا۔ باربرن نے ہاتھ بڑھایا، اس کی کلائی پکڑی، بس ایک جھٹکا اور پروفیسر کی چیخ نکل گئی۔ کلائی ٹوٹ چکی تھی، پروفیسر زمین پر لڑک گئے۔ جین سیرم کے بارے میں سب بتاؤ۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے کچھ نہیں۔ بیپ! ایک لات پروفیسر کرسی سے جا ٹکرایا اور خون اگل دیا۔ لڑکی قریب بیٹھی لڑکی چیخ پڑی۔ باربرن کی نظریں اس کی طرف مڑیں، باقی طلباء چٹپٹے کی طرح سمٹ گئے۔ ایک لڑکا ہمت باندھ کر بولا، تم سیریل کلر ہو، یہاں 30 لوگ ہیں، تم… بینگ! گولی چلی اور لڑکا چیختا ہوا گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ اب کسی میں ہمت نہیں، سانسیں گم، دل دھڑکنے لگے۔ باربرن نے پھر ایپسن پر بندوق تان لی۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں، جین سیرم۔ ایپسن ہانپتے ہوئے چلائے، میں کچھ نہیں جانتا، یہ بچے معصوم ہیں، انہیں چھوڑ دو، جو کرنا ہے میرے ساتھ۔ ہارپن کی آنکھیں لال ہوئیں، گن دوبارہ اٹھائی۔ پروین کا دل سینے سے نکلنے لگا، وہ جانتی تھی وہ اس وقت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ پولیس نہیں تھی اور اس کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے۔ عقل کہتی تھی چھپی رہو، باہر آ کر مرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ باربرن کس چیز کے پیچھے ہے۔ اب معلوم ہو گیا جین سیرم، اور یہ بھی کہ وہ صرف یہاں آ کے بھٹک رہا ہے۔ فائل نمبر 004 اس کے ہاتھ نہیں لگی۔ سب سے محفوظ راستہ یہی تھا کہ خاموش رہ کر نکل جائے، پولیس آ جائے اور وہ بعد میں فائل لے لے۔ لیکن جیسے ہی باربرن نے بندوق اگلے لڑکے پر تانی، اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ پروین نے آہستہ آہستہ سانس خارج کی۔ وہ فرشتہ نہیں تھی، لیکن اتنی بے حس نہیں تھی، اس کی آنکھیں تنگ ہو گئیں، وہ اب خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ سچ کہوں تو پروین اب بھی یہاں کے لوگوں سے کوئی خاص وابستگی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ اوپر سے ان سب نے تو اس کی نیک نیتی کی بھی قدر نہ کی تھی۔ جس انجام تک وہ پہنچے تھے اس میں کسی اور کا نہیں، ان کا اپنا ہی قصور تھا۔ اگر ایپسن اور وہ طالب علم باہر نہ نکلتے تو لیب کا دروازہ اندر سے مقفل رہتا، پھر باربرن جیسا آدمی بھی اندر گھسنے کے لیے اچھا خاصا دم مارتا، اور تب تک پولیس بھی پہنچ جاتی۔ پروین نے اپنی آنکھیں تنگ کی اور باربرن کو یخ نظروں سے دیکھا۔ جیسے ہی باربرن نے دوبارہ ٹریگر دبانے کے لیے بندوق اٹھائی، ایپسن اچانک چلایا، ٹھیک ہے بولتا ہوں، گولی مت چلاؤ۔ پروین جو حرکت کرنے ہی والی تھی وہیں رک گئی۔ حیرت نے اسے اپنی جگہ جما دیا۔ کیا واقعی ایپسن کو جین سیرم کا سراغ معلوم ہے؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ باربرن کی آنکھیں بھی چمک اٹھیں۔ زمین سے لڑکھڑاتا ہوا اٹھتے ہوئے ایپسن کانپتی آواز میں بولا، مجھے پتا ہے وہ چیز کہاں ہے۔ باربرن ایک جھٹکے سے اٹھا اور اس کا کالر دبوچ لیا۔ کہاں ہے؟ میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا، لیکن پہلے آپ وعدہ کریں کہ ان بچوں کو کچھ نہیں کہیں گے، یہ معصوم ہے۔ باربرن ہنسا، سرد شفاف ہنسی۔ مجھے ان بیکار لوگوں سے کوئی مطلب نہیں۔ ایپسن نے ہونٹ تر کیے، لیکن ان کی حفاظت کے لیے میں سب کچھ تب بتاؤں گا جب یہ سب یہاں سے نکل جائیں گے۔ باربرن نے اسے گھورا، ابھی وہ شاید مان بھی جاتا، مگر اسی لمحے اس کے ایئر فون سے کوئی آواز آئی، اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ لوٹ آئی۔ تم مجھ سے شرطیں لگانے کی پوزیشن میں نہیں ہو، ابھی بتاؤ۔ ایپسن نے لب کھولے ہی تھے کہ
बैंग! बारबरीन ने एक और तालिब इल्म की टांग में गोली मार दी, फर्श पर खून बह निकला। तलबा चीख उठे। ठीक है, बताता हूँ, एप्सन के साथ जवाब देगी। जो चीज तुम ढूंढ रहे हो वो आर्काइव में है, फाइल नंबर 004। बारबरीन ने आंखें सिकुड़ी। मैं तुम्हारी बात का यकीन क्यों करूं? एप्सन ने कहा, वो फाइल खुफिया तरीन है, मुझे भी इस तक रसाई नहीं। जन सिरम इसी में हो सकता है, बस यही जानता हूँ। और हाँ, दरवाजा मेरी आंख के स्कैन से खुलता है। अगर तुलबा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे साथ ताउन नहीं करूंगा। मुश्किल घड़ी में एप्सन वाकई उस्ताद की तरह खड़ा था। बारबरीन ने तुलबा को हुकारत से देखा। डरपोकों का टोला, उकताहट से भरे लोग। फिर एप्सन को खींचकर दरवाजे की तरफ ले गया। चलो आर्काइव्स। एप्सन लंगड़ाता हुआ दरवाजे तक पहुंचा। तुलबा ने सहमे लहजे में पुकारा, प्रोफेसर। एप्सन रुका, पीछे मुड़ा। वो तलबा जो हमेशा उससे डरते थे, आज उनकी आंखों में अलग सी नरमी थी, जैसे किसी मुहाफिज माँ को देख रही हूँ। आहिस्ता बोला, शायद मैं तजर्बे में आंटी से हार गया, मगर उस्ताद होने के नाते मैं उससे नहीं हारा, है ना? परवीन दम बखुद रह गई। तुलबा की आंखें नम हो गईं। ओल्ड हिचकियां, सिसकियां, खामोशी। और बाइबरी ने उसे खींचकर बाहर ले गया। पुलिस की आवाजें बाहर गूंजने लगी। बाइबरिन सरेंडर कर दो। लैब में अफरा तफरी, रोने की आवाजें, कांपते हाथ। जख्मियों की पट्टी हो रही थी और परवीन एक झटके से निकल गई। इसे देर नहीं करनी थी, वरना फाइल नंबर 4 बारबरिन के 004 बारबरिन के हाथ लग जाती। वो आर्काइव की तरफ दौड़ी। पुलिस मोर्चा जन बाहर हंगामा। मारिसा चीख रही थी, बारबरिन बाहर निकल आओ, तुम घेरे में हो। लेकिन अंदर मेहदी किसी की नहीं सुन रहा था। उसकी नजर फाइलों की दीवारों पर जमी हुई थी। उसने एप्सन को फेंका, फिर सेक्शन बाएं जानब बायोजेनेटिक्स सेक्शन में बढ़ा, और फिर वहां थी फाइल नंबर 004। बारबरिन के हाथ कांप रहे थे। वो आहिस्ता से लॉकर का दरवाजा खोलने लगा। बारबरिन ने हर तरफ नजरें जमा रखी थी, बिल्कुल चौकन्ना, जैसे कोई जंगजू दुश्मन का इंतजार कर रहा हो। अमेरिका में जब इसने सेफ खोला था तो अंदर से बम निकला था। वो उस दिन मौत के इतने करीब था कि सांस तक भरने में देर लग गई थी। इस बार वो जल्दबाजी से नहीं आया था। एहतियात से सेफ खोला और सामने मौजूद फाइलिंग कंटेंट को शक भरी निगाहों से देखा। वो कंटेंट आम नहीं थी, बैंक के लॉकर से भी ज्यादा महफूज और पेचीदा। इससे साफ जाहिर था कि स्ट्रॉ यूनिवर्सिटी में कितनी पुरानी, मजबूत और दौलतमंद थी। नई तहकीक, हसास फाइलें, सबकी हिफाजत यहाँ आला सतह पर की जाती थी। यहाँ पर बम या हथियार नहीं रखे जाते, शायद इसलिए कहीं कोई तालिब इल्म हादसाती तौर पर जख्मी ना हो जाए। मगर बारबरिन को ये सब बहुत ज्यादा आसान लग रहा था, जैसे कुछ गड़बड़ हो। इसी वक्त परवीन लैब के दूसरी जानब खिड़की तक पहुंच चुकी थी। खिड़कियां बुलेट प्रूफ थीं, खुल नहीं सकती थीं, बस रोशनी के लिए बाहर से अंदर दाखिल होना नामुमकिन था। वो खामोशी से झुककर बैठ गई। शीशा असल में इन रिकॉर्ड्स की हिफाजत के लिए था, लेकिन अभी ये उसके लिए रुकावट बन गया था। वो सिर्फ अंदर झांक सकती थी ताकि तस्दीक करे कि फाइल नंबर 4 असल है या नहीं। इसने देखा कि मेहदी ने नहायत एहतियात से एक बॉक्स खोला। अंदर झांक कर उसकी आंखों में चमक आ गई। इसने आहिस्ते से बॉक्स को एक पाउच में रखा, फिर पट्टियां निकालकर अपने जिस्म पर लपेटने लगा ताकि भागते हुए कोई चीज गिर ना जाए। इसने पट्टी कितनी बार लपेटी और फिर टेप एक तरफ फेंक दी। फिर इसने एप्सन की तरफ ठंडी ठार नजरों से देखा। एप्सन बदन में दर्द से करा रहा था, मार भी खाई थी और डर की वजह से टांगें भी कांप रही थी, खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। जब बारबरी ने वो हासिल कर लिया जिसके लिए वो आया था, एप्सन ने थरथराते हुए कहा था, आपको जो चाहिए था वो मिल गया, क्या मैं जा सकता हूँ? बारबरी ने आंखें नीचे की और सख्त लहजे में कहा, बगैर यरगमाल के मैं यहाँ से भागूंगा कैसे? आर्काइव का सिर्फ एक दरवाजा था, बाकी सब सील्ड, और बाहर निकलने का रास्ता भी वही था। बारबरी ने एप्सन को पकड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोलते हुए उसने पिस्तौल एप्सन के सर पर रखा और उसे आगे कर दिया। बाहर निकलते ही उसने देखा मारिसा और उसकी स्वैत टीम तैयार खड़ी है। मारिसा ने सख्त लहजे में कहा, बारबरिन हथियार रख दो और सरेंडर कर दो, तुम यहाँ से निकल नहीं सकते। बारबरिन ने एप्सन को जरा ऊपर उठाया। अगर तुम लोग चाहते हो कि ये मर जाए और तुम आओ और मुझे पकड़ लो। एप्सन की आंखों से आंसू बहने लगे। पास ही उस्मान दांत भींच कर बोला, कैप्टन मारिसा इस यरगमाली की परवाह न करे, हमने इसे पहले ही खबरदार किया था, फिर भी ये अपने तजर्बात पर डटा रहा। वैसे भी इसने लाइबिलिटी फॉर्म पर दस्तखत किए थे, ये मर भी जाए तो हम जिम्मेदार नहीं। उस्मान तो कब से अपने साथी की मौत का बदला लेना चाहता था, मेहदी का सिरे से पता ही नहीं चलता था।
کوئی شکل نہیں جانتا تھا، ہر بار چھپا رہتا تھا۔ یہ موقع ہاتھ سے کیسے جانے دیتا؟ ایپسن رو پڑا۔ میں غلط تھا، واقعی غلط۔ کیپٹن ماریسا، مجھے آپ لوگوں پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ آج کی صورتحال میری وجہ سے ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے اچانک باربرن کے ہاتھ پر زور سے کاٹا۔ باربرن نے درد کے مارے سے جھٹکا دیا اور ایپسن اندر کی طرف بھاگا، ڈر کے مارے کسی بھی چیز کے پیچھے چھپنے لگا۔ آگے بڑھو۔ ماریسا نے چمکتی آنکھوں سے حکم دیا، فائر کر دو، زندہ یا مردہ، گرفتار کرو۔ پوری ٹیم نے باربرن پر فائر کھول دیا۔ پروین جب عمارت کے گرد گھوم کر پہنچی تو اس نے یہ منظر دیکھا۔ گراؤنڈ فلور سویت سے گھرا تھا، بھاری ہتھیار تک موجود تھے۔ باربرن کے بچنے کے چانسز بہت کم تھے، لیکن پروین ڈری کہ کہیں V16 کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی، مگر لگتا تھا باربرن تیار رہا تھا۔ ایپسن پر گولی چلانے کے بجائے اس نے فوراً اسموک بم پھینک دیا۔ دھواں پھیل گیا اور سویت اندھا دھند فائرنگ کرنے لگی۔ ماریسا دھوئیں میں گھس گئی اور اچانک اس نے دیکھا کہ باربرن تیزی سے سائٹ کی فائر ایگزٹ میں گھس گیا۔ تمام ایگزٹس بند کر دو، پورے بلڈنگ میں سرچ لگاؤ۔ باربرن عمارت میں تھا، باہر نہیں جا سکتا۔ پروین نے لمحے بھر سوچا اور دوڑ کر لفٹ کی طرف بھاگی۔ ٹاپ فلور کا بٹن دبایا، ساتھ ہی موبائل نکال کر یونیورسٹی کا سیکیورٹی سسٹم آن کیا اور تمام ایمرجنسی ایگزٹس بند کر دیں۔ اب باربرن صرف فائر اسکیپ میں اوپر نیچے بھاگ سکتا تھا، مین فلور میں نہیں آ سکتا تھا۔ لفٹ بند ہونے لگی اور پروین نے دیکھا کہ آرکائیو میں آگ لگ چکی ہے، پولیس بجھا رہی تھی۔ اب ایپسن زیادہ سے زیادہ جلنے سے زخمی ہوگا، جان نہیں جائے گی۔ پروین نے نظریں جھکا لیں اور V16 کا استقبال کرنے کو تیار کھڑی رہی۔